जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम आपका सीएससी गुरुकुल चैनल में। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमने वायुमंडल की संरचना के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने वायुमंडल की जितनी भी लेयर्स है, आपका चाहे सौर मंडल हो, चाहे समताप मंडल हो, चाहे मध्यम मंडल हो, चाहे आयन मंडल हो, हमने सब पढ़ लिया था। और उसमें हमने ये देख लिया था कि क्या क्या किस चीज़ के लिए कौन कौन क्या क्या खासियत रखता है, कहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, कहाँ घटता है, सोप सीमा में टेम्परेचर स्थिर रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ये हमने सब चीज़ें कवर कर ली थी। ठीक है, लेकिन आज जो हम कवर करने वाले हैं उसको हम बोल रहे हैं इंसोलेशन, सौर विकिरण या सूर्य ताप के। ठीक है, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे आज। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और आप प्लीज़, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं। चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करें प्लीज़। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत सपोर्ट की जरूरत है हमें आप लोगों के लिए, मतलब आप लोगों की हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, और इसी मोटिवेशन के साथ हम अपना काम करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मैं पहले हम नोट्स बाद में पढ़ते हैं। आप जैसे मेरा पुराना एक मेथड है कि पहले मैं आप लोगों को शीट पे खुद से समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ये नोट्स में बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं इंसोलेशन के बारे में। इसको बोलते हैं सौर विकिरण। अब मुझे एक बात बताइए, जब हमने हमने पढ़ा है कि यार सन जो है, हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग मुझे एक बात बताइए, जब सन बहुत पावरफुल है, ठीक है, वो बहुत पावरफुल है, तो फिर वो जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, यहाँ पर टेम्परेचर एवरी प्लेस पर, ये हमारी अर्थ है और अर्थ पर एवरी प्लेस पर टेम्परेचर जो है वो इक्वल क्यों नहीं है? ये बताओ, ऐसे क्यों है? जब हमें पता है कि यार सन तो बहुत पावरफुल है, बहुत हीटेड है, ठीक है, फिर भी वो हमारी अर्थ को इक्वल टेम्परेचर क्यों नहीं देता है? ठीक है, इक्वल तापमान। हर जगह तापमान एक जैसा क्यों है, क्यों नहीं है, सॉरी, हर जगह तापमान एक जैसा क्यों नहीं है? पहाड़ों पर ठंडा क्यों होता है? ठीक है, और पहाड़ों पर कोल्ड क्यों है, मतलब ठंडा क्यों है? ठीक है, जो आपके ओशंस के पास जो सिटीज़ हैं, ठीक है, जो समुद्र के पास बसे जो हमारे यहाँ जैसे मान लो स्टेट वगैरह या कोई भी कंट्रीज़ हैं जो समुद्र के किनारे हैं बहुत, तो वहाँ पे हीट क्यों है? ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब चीज़ें हैं, है ना? तो अब हम उसी का जवाब हमें कौन देता है? उसका जवाब हमको देता है इंसोलेशन। ठीक है, सौर विकिरण। आइए अब उस बारे में हम अच्छे से विस्तार से समझेंगे। देखिए भाई, जो एनर्जी सन से अर्थ पर आती है ना, उसको इंसोलेशन कहते हैं। सबसे पहली बात देखिए, मतलब ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और सन से जो भी रेज, जो भी किरणें आ रही हैं अर्थ पर, इस पर अर्थ पे जो रेज आ रही हैं, ठीक है, जो वो रेज भेज रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्या? इंसोलेशन। ठीक है, जो एनर्जी सन की हमारे अर्थ पर आ रही है, मतलब जो रेज आ रही है, उसको बोलते हैं इंसोलेशन। सिंपल डेफिनेशन हो गई। ठीक है, मतलब कहने का कि अब मतलब क्या है भाई, अब मैंने एक शॉर्टकट मेथड में बता देता हूँ। इंसोलेशन इज इक्वल टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन। समझ गए? मतलब सौर विकिरण जो है वो पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणें हैं। बात आ गई समझ में? ठीक है, इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं है, इतनी बात है। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला था कि भाई फिर ये जो सूरज की किरणें आ रही हैं हमारे सन, हमारी अर्थ पर, फिर वो इक्वल टेम्परेचर क्यों नहीं दे रही है? फिर वो इक्वली, है ना, तापमान, मतलब समान तापमान क्यों नहीं दे रही है पूरी अर्थ को? ये है बात। ठीक है, अब हमें कॉन्सेप्ट समझना है, कोर आइडिया को हमें देखना है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, देखिए भाई, एक सिंपल सी बात है। सन जो है, एक मिनट, जो सन है हमारा, वो हमारी अर्थ को रेस तो भेजता है। ठीक है, रेस तो भेज रहा है, एनर्जी तो भेज रहा है, और ये जो रेज है वो किस रूप में है? मैंने आपको क्या बताया था? ये है लघु तरंग दैर्ध्य। मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई थी ना जब हमारी एटमॉस्फेयर की, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की क्लास से पहले, जो हमारी परमानेंट गैसेस वाली क्लास थी, स्थायी गैस वाली, जो हमारी लेक्चर था परमानेंट गैस वाला, वो मैंने वहाँ पढ़ाया था आपको। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सन से आने वाली जो रेज है, और ठीक है, जो अर्थ तक पहुँचती है, उसको बोलते हैं हम लघु तरंग दैर्ध्य। ठीक है, मतलब शॉर्ट वेव रेडिएशन, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब अर्थ इनको रिसीव तो करती है, अर्थ इनको अपने सरफेस पर रिसीव तो करती है, बट 100% नहीं करती है। समझ गए? यदि सूरज ने हमें 100%
शॉर्ट वेव रेडिएशन दी है, कितनी दी है, 100% दी है, ठीक है। बट अर्थ वो 100% नहीं ले रही है। मतलब कहने का ये है कि आप एक सिंपल से बारे में देखिएगा, मैंने आपको बताया ये हमारी अर्थ है, ये दूर कहीं हमारी अर्थ है, ठीक है। और ये देखिए सूरज कितने दे रहा है, ठीक है, एनर्जी दे रहा है, और अर्थ तक आने तक ये देखो कितनी कम रह गई, देखो कितनी सारी चली थी ये, है ना, ये देखिए, ये देखिए, और ये आते लास्ट तक पृथ्वी तक आने तक देखो कितने कम रह गई है, बहुत कम रह गई है एनर्जी, है ना। मतलब 100% एनर्जी सन से निकली थी, है ना, शॉर्ट वेव रेडिएशन के थ्रू। बट अर्थ को पूरा नहीं मिलता है। अर्थ को कितना मिलता है फिर, अर्थ को मिलता है 50%, जितनी आई थी उसका आधा, ठीक है जी। ऐसा क्यों हुआ सर, रीज़न क्या है? अब हम बात कर रहे हैं इसके फैक्टर की, मतलब कारण की, कि भाई ऐसा क्यों है कि भाई 100% तो रेज सन देता है, लेकिन हमारी पृथ्वी तक 50% ही आती है, और वो भी शॉर्ट वेव रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। अब हम इनको ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए 100% में से जो 30% है वो तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। कहाँ पर सर, आपके वायुमंडल में। मतलब वायुमंडल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सूर्य है ये हमारा, ठीक है, और ये सौर क्या है, ये सूरज की किरणें हैं, एनर्जी, ऊर्जा मान के चलिए, किरणें, ठीक है। और सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर आती है तो उसका 30% ना पृथ्वी पर आने से पहले, कहाँ पर, पृथ्वी पर आने से पहले वो वायुमंडल से होकर आएगा, ठीक है। वायुमंडल क्या करता है, 30% एनर्जी को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, क्या कर देता है, इसका परावर्तन कर देता है, मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, समझ गए बात, रिफ्लेक्ट। ठीक, आपने कहा सर ठीक है, हमें पता चलेगा कि भाई सूरज से आने वाली जो 100% किरणें हैं उसका 30% भाग एटमॉस्फेयर में ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है सर, ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, वो खाली तो नहीं है, उसमें क्या है, आप कहोगे सर उसमें तो बादल है, बात समझ में आई, उसमें क्या है, आप कहोगे सर बादल है, बादल है, और बादल के साथ साथ क्या क्या है ये बताओ, आप कहोगे सर बादल के साथ साथ तो गैसेज भी हैं। बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, कि भाई बादल है, धूल कण है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स है, आपकी जल वाष्प है, ये सब वायुमंडल में होती है ना, समझ गए, आपकी गैसेज हैं, ये क्या करती हैं, सब रिफ्लेक्ट कर देती हैं, और जब ये रिफ्लेक्ट कर देती हैं तो 30% क्या हो जाता है कि सूरज की किरणें वापस अंतरिक्ष में चली जाती है, स्पेस में चली जाती है। बात समझ में आ गई, ठीक है सर। सर अब आपने तो बता दिया 30% तो रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन जो बची हुई है उनका क्या सर, अब उसकी बात करते हैं। अब जो 20% है सर, क्योंकि 50% तो अर्थ ने एब्जॉर्व कर ली ना, 100 में से 50% तो अर्थ ने रख ली, बची कितनी 50%, वो 50% कहाँ गई, 30% तो यहाँ चली गई, अब ये बचा 20%। ये 20% सर इसका क्या है, इसका है, ये वायुमंडल में एब्जॉर्व हो जाती है, वायुमंडल इसको क्या कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है, मतलब एब्जॉर्व कर लेता है। बात समझ में आ गई। वायुमंडल में जो आपके बादल है, गैसेस हैं, धूल है, वो तो क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, और वही कुछ जो धूल के कण हैं और वही जो बादल हैं वो कुछ सोख लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 20% यहाँ हो गई, 30 ये रही, 20% ये रही, ये तो वे हैं जो हमारी अर्थ तक नहीं आते, और जो अर्थ तक आती है वो 50% ये होगी 100% में से। इतनी बातें सिंपल है, ठीक है। अब ये तो मैंने बताया आपको वे फैक्टर्स जो हमारे जो रेज एनर्जी जो आ रही है वो ऐसे कम क्यों गई है 50%, ठीक है। अब आइए, अब हम देख रहे हैं इंसोलेशन, मतलब सौर विकिरण, मैं हिंदी में तो पढ़ा देता हूँ, है ना, हमने ये सब चीज़ें कर ली हैं। हम देख रहे हैं सौर विकिरण को प्रभावित करने वाले कारक और कौन कौन से हैं, इस बारे में अब देखेंगे, ठीक है। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया सिंपल, अब देखते हैं, ये 1 मिनट में पेज ऐड कर लेता हूँ, जस्ट वेट। चलिए, है ना, मैं इसको यहाँ नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ। देखिए अब बात करें सौर विकिरण को प्रभावित करने वाले कारक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इंसोलेशन, ठीक है। पहला फैक्टर बताइए क्या हो सकता है, एंगल ऑफ सन रेज, मतलब सूर्य की किरणों का जो एंगल है, जो कोण है, वो भी इफेक्ट कब पहुंचाता है, आपको सर कैसे, देखिए ये हमारा
ये मान के चलिए हमारी अर्थ है और ये हमारा सूर्य है, सन। इससे कुछ किरणें, ये देखिए ये हमारी इक्वेटर है, ये सर क्या है, हमारी इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है। अब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं सीधी, कैसे पड़ती है सर, आप कहोगे सीधी, ठीक है। मैं जानता हूँ कि जो सन है वो ऊपर होता है, कुछ ऐसे ही तो होता है ना सन, ठीक है। मैंने बस आपको बताया कि किरणों के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको बराबर में रख लिया, ठीक है। इक्वेटर पे पड़ रही है रेखा सीधी, लेकिन जैसे जैसे ऐसे जाएगी, ये देखिए अभी तिरछी होती चलेगी। और जो सूरज की किरणें हैं जब वो ध्रुवों की ओर जाती है, ये ध्रुव, ये क्या है, ध्रुव, पोलर, ठीक है। लेकिन जैसे सूरज की किरणें पोलर पे जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, तिरछी हो जाएंगी। देखिए हो रही है ना, बैंड हो गई है, देखिए बैंड हो रही है ना, देखिएगा, दिख रही है, बैंड हो रही है। तो इसलिए अब मान लीजिए, जब आप मान के चलिए, जैसे मैंने बताया आपको, आप क्या करते हो, आपने देखा होगा जब कोई पाइप से आप किसी चीज़ को वॉश करते हो, मान के चलिए पानी का पाइप है, ठीक है। आप पीछे हमने नल खोल दिया, ये हमारे पानी खोल दिया, ये पानी है, ठीक है, ये पाइप है। आपने क्या करा, आपने पाइप पकड़ा और हम क्या, हमारी आदत है ना कि हमें जब धार बनानी होती है पाइप से तो हम इस पर अंगूठा लगा लेते हैं, एक आपको यहाँ से लगा लेते हैं। और जब हम वो अंगूठा लगा लेते हैं तो पानी कैसा जाता है, एक साथ जाता है, एकदम प्रेशर में जाता है ना, प्रेशर में वो चोट मारता है, उसकी पावर बहुत होती है, नहीं होती है, आपको यहाँ सर होती है। अब जैसे मैं अंगूठा हटा दूंगा, ठीक है, तो पानी का भाव ऐसे 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 जाएगा, चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब प्रेशर क्या हो गया, उसका उसका कम हो गया ना प्रेशर, आपको क्या सर। तो अब आप देखिएगा, अब जो सन है, अब जो डायरेक्ट सीधी सीधी किरणें जो इक्वेटर पे जा रही हैं, वहाँ पे तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, नहीं होगा, आपको क्या सर, होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन जहाँ तिरछी जा रही है, जहाँ तिरछी जा रही है वहाँ कम जा रही है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या होगी, यहाँ ठंड ज़्यादा होगी, नहीं होगी, आपको क्या सर, होगी, ठीक है। ध्यान रखना कि जब सीधी रेखा होती है, मतलब सीधी किरणें, सीधी किरणें मतलब ज़्यादा हीट, ज़्यादा गर्मी, ठीक है, या ऊष्मा, ऐसे बोलेंगे। तिरछी किरणें मतलब बताइए, कम गर्मी, ठीक है, बताइए समझ में। और सीधी किरणें कहाँ पड़ रही है आपको सर, इक्वेटर पे। इक्वेटर से होते होते जब हम पोलर की ओर जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं पोलर की ओर, तो सूर्य की किरणें कैसे होने लगती है, तिरछी होने लगती है, ठीक है। बताइए ना समझ में कि सूरज की किरणें कैसी पड़ती है, ऐसी पड़ती है, ऐसी 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 तिरछी, ठीक है। तो कम गर्मी, ये बात समझ में आ गई। तो पहला फैक्टर क्या हुआ, जो हमारा इंसोलेशन है, सूर्य विकिरण है, उसको प्रभावित करने वाला पहला मेन फैक्टर क्या है, सूर्य की किरणों का कोण, ठीक है। अब दूसरा दूसरा फैक्टर देखते हैं सर। जो दूसरा फैक्टर है वो होती है आपकी ड्यूरेशन ऑफ डे, मतलब दिन की अवधि। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए जब दिन आपका लंबा है तो मतलब क्या है कि सूरज है अभी, तो दिन लंबा है तो मतलब सूरज ऊष्मा ज़्यादा टाइम तक दे पा रहा है, ठीक है। तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंसोलेशन होगा। दिन लंबा है तो इंसोलेशन भी क्या होगा, आपको सर ज़्यादा होगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चे सिर्फ हिंदी तक मत रहें, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ें यदि आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है। आपको मान लिया क्वेश्चन दे दिया कि बताइए इंसोलेशन क्या है, ऑप्शन हिंदी में है और इंसोलेशन भी आपको ऐसे लिख दिया, इंसोलेशन। अब बताओ, आपने सूर्य विकिरण तो पढ़ा है लेकिन इंसोलेशन आप भूल गए, तो कैसे काम चलेगा, क्वेश्चन तो छूट गया, ये गलत करोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कीवर्ड्स को जरूर याद करो, ठीक है। दिन लंबा हुआ तो मतलब क्या है, सूरज देखते हैं ना कि सूरज भाई आज तो 6 बजे तक सूरज निकला है, तो मतलब 6 बजे तक अपनी हीट दे रहा है। यदि सूरज 4 बजे छिप गया तो मतलब अपनी हीट कम कर दी उसने, सिंपल है, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल, अब एक बार देखिए, विंटर एंड समर मतलब सर्दी और गर्मी। भाई सर्दी में सूरज 5 बजे ना, 5 से पहले छिप जाता है, अब हो गया सर। और गर्मी में सूरज 7 बजे छिपता है, ये 6 बजे मान के चलिए, 6:30 7 बजे तक छिपता है बाद। तो अब जो सूरज की किरणें हैं वो 5 बजे तक ही तो मिलेगी पृथ्वी को, तो इंसोलेशन क्या हुआ, आपको भी सर कम होगा। और गर्मी में दिन लंबा हो रहा है, सूरज 7 बजे छिप रहा है तो 2 घंटे फालतू सूरज की किरणें मिल रही है, तो इंसोलेशन क्या होगा, आपको भी सर ज़्यादा होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। ये फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड फैक्टर देखते हैं। थर्ड फैक्टर है लाइक आपका, जैसे कि एटमॉस्फेयर हो गया, वायुमंडल, मैंने बताया ना, वायुमंडल क्या कर रहा है, 30%, हाँ 30% आप क्या कर रहे हैं, वायुमंडल अंतरिक्ष में वापस भेज देता है किरणों को, ठीक है, या वो एब्जॉर्व कर लेते हैं क्लाउड्स, वाटर वेपर, ऐसे। बात समझ में आ गई, इतनी बात आ गई, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम देता हूँ, उसका ध्यान रखना, यही बना देता हूँ डायग्राम, एक मिनट, सब आप कर ही लोगे। अब देखिए, ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा एक सन है, ये देखिए सन ने रेस भेजी कहाँ, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है, आप कहोगे सर वायुमंडल,
वायुमंडल ने कुछ क्या कर दी, परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट कर दी, वापस भेज दी। कुछ क्या कर ली, अपने अंदर एब्जॉर्व कर ली, मतलब शोषित कर ली, किसको, सूरज की किरणों को, ठीक है। और कुछ उसने क्या कर दी, पास कर दी, मतलब भेज दी, बोलते हैं सेंड, सेंड कर दी, किसको, अर्थ को। समझ गया, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये देखिए, बात समझ में आई, सिंपल सा एक डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। परावर्तित क्यों की, क्योंकि सर वायुमंडल में गैसेज हैं, बादल हैं, तो इसलिए हो गई, ठीक है। और धूल कण भी हैं, लेकिन अवशोषित क्यों हुई, कुछ सर जलवाष्प जैसे एब्जॉर्व कर लिया, किसी ने भी एब्जॉर्व कर ली, कुछ गैसों ने एब्जॉर्व कर ली। अब जो बची वो भेज दी किसको, पृथ्वी को भेज दी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बता दिए हैं। अब आइए थोड़ा शीट को ही पढ़ लेते हैं। देखिए क्या बोला गया है शीट में, इंसुलेशन की बात हो रही है, ठीक है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त होने वाली लघु तरंगीय सौर ऊर्जा, मैंने बताया था आपको, मैं आपको बता चुका, ये रे कहाँ गया, इनकमिंग कहाँ, शॉर्ट रेट, ये रहा शॉर्ट वेव रेडिएशन, मैंने आपको पढ़ा दिया है कि भाई जो इंसुलेशन होता है वो जो भी सन से हमारी रेज हमको मिल रही है ना, वो कैसी है, ये देखिए कैसी है, आपको भी सर शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में हमको मिलती है। और लॉन्ग टेरिटोरियल जो रेडिएशन वेव है वो कौन है, वो पृथ्वी निकालती है अपने अंदर से हीट होने के बाद, ठीक है। वो ऊपर नहीं आती वापस, उसको कौन रोक लेता है, उसको CO2 रोक लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है CO2, ठीक है। आपको एक चीज़ पढ़ाई थी ना मैंने, कल मैंने आपको बताया था कि जो CO2 है, ठीक है, वो शॉर्ट रेडिएशन के लिए कैसा है, आप कहोगे सर वो ट्रांसपेरेंस है, मतलब पारदर्शी है। बट लॉन्ग, मैं बोलता हूँ दीर्घ पार्थिव विकिरण के लिए कैसा है, आप कहोगे सर CO2 इसको क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, अवशोषित करता है, क्या करता है, अवशोषित, जब भी तो ग्रीन हाउस गैस बनता है, ठीक है। चलिए फिर मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट पढ़ते हैं। पृथ्वी सौर ऊर्जा केवल एक छोटे से कोई रोक पाती है, मैंने आपको बता दिया कितना परसेंट, 50% होगा, ठीक है। इसे प्रभावित करने वाला कारक क्या है, पृथ्वी का घूर्णन, किरणों का कोण, दिन की लंबाई, वायुमंडल, ये सब कॉन्सेप्ट। क्योंकि पृथ्वी एक गोलाकार है जो सूर्य की किरणें शीर्ष पर तिरछी पड़ती हैं, ये देखिए ये तिरछी पड़ रही है इधर, ये आ गई ना, ये सॉरी, ये देखिए तिरछी पड़ रही है, ये देखिए ये पड़ रही है, ये यहाँ तो इक्वेटर पर सीधी आ रही है, ठीक है। और भारी बादलों के कारण भूमध्य रेखा पर ये देखिएगा, ठीक है। उदाहरण मैंने आपको बता दिए इसके। चलिए प्रीलिम्स फैक्ट ये देख लेना आप लोग, सेम है, कुछ नहीं है, ठीक है। आइए अब कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, PYQ। देखिए एक बात बताइए, अब हम PYQ कर रहे हैं, UPSC 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, लेटेस्ट है, ठीक है। और इसी के बेस पे आप कर लोगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ो, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, अब क्वेश्चन को प्लीज़ बड़े ध्यान से पढ़ो, 2 सेकंड का टाइम दो। देखिएगा, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए कभी भी आप जब भी पेपर दे रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत शांति की जरूरत होती है, मन को शांत रखना पड़ता है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट तो याद है, आपको कॉन्सेप्ट तो पता है, बट वहाँ पे प्रेशर के कारण आप उसको गलत कर देते हो, तो प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। देखिए सॉरी, देखिए पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, कथन नंबर 1 की बात कर रहा है। पृथ्वी पर पड़ने वाले जो सूरज की विकिरण है की तुलना में पृथ्वी से आने वाली क्या, लघु, पृथ्वी से आने वाली विकिरण कौन सी होती है, आपको सर दीर्घ तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक है, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि सर वायुमंडल अधिक गर्म होता है, पृथ्वी पर पड़ने वाली विकिरण की कंपैरिजन में पृथ्वी से आने वाले विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है, ठीक है सर, ये स्टेट नंबर फर्स्ट होगी, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन गैस हाउस लंबी तरंगे विकिरण को अच्छी तरह से अवशोषित करती हैं, ये बात हो गई। ये दोनों चीज़ मैंने आपको पढ़ाई हुई है, ये देखिए ये स्टेट नंबर फर्स्ट है, ये स्टेट नंबर सेकंड है, ये मैंने आपको दोनों पढ़ाई हुई है। तो आंसर प्लीज़, जो वीडियो देख रहा है कमेंट में प्लीज़ आंसर कीजिए। अब आइए स्टेट नंबर जो फर्स्ट है, हमारा जो कथन नंबर 1 है, ठीक है, इसका हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसका करते हैं पोस्टमार्टम। देखिए स्टेट नंबर, कथन नंबर 1 क्या बोला है, इसमें बोला पृथ्वी पर पड़ने वाली विकिरण की तुलना में, मतलब ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी सन रेज आ रही हैं सन से, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि आने वाली जो रेज हैं से वायुमंडल अधिक गर्म होता है पृथ्वी पर पड़ने वाली तुलना में, पृथ्वी से आने वाली विकिरण, ये पृथ्वी पर पड़ रही है, लेकिन पृथ्वी से आने वाली कौन सी, जब पृथ्वी हीटेड हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो कंडक्शन के द्वारा, या पृथ्वी जब गर्म हो जाती है तो पृथ्वी खुद अपनी हीटें निकालना स्टार्ट करती है, सिंपल सी बात है। अब एटमॉस्फेयर में एक गैस है CO2,
मैंने आपको बताया था। CO2 जो शॉर्ट रेंज रेडिएशन है, मतलब जो हमारी लघु तरंग दैर्घ्य है, उनके लिए क्या है CO2, इनके लिए क्या है ये बताइए। आप कहोगे सर ये तो पारदर्शी है, ठीक है, ये जाने देती है, तभी तो ये चीज़ हमारी पृथ्वी की सरफेस पर आती है, ठीक है। लेकिन सर जो ये हमारी जो अर्थ के अंदर से निकल रही है, जब पृथ्वी गर्म होने के बाद खुद ये जो दीर्घ तरंग निकाल रही है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण जो निकल रही हैं, इसके लिए CO2 क्या है। आप कहोगे सर अवशोषित करती हैं, मतलब एब्जॉर्ब करती हैं, बात समझ में आई। सोखती हैं, दीर्घ तरंग दैर्घ्य को ये रोकती हैं। कौन रोकती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसके लिए क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, दीर्घ तरंग दैर्घ्य के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है। आप कहोगे सर अपारदर्शी। जब ये इसको रोक लेगी तभी तो पृथ्वी पर क्या बनेगा। आप कहोगे सर ग्रीन गैस हाउस। तो बताइए अब टेम्परेचर कौन बढ़ा रहा है, वायुमंडल का टेम्परेचर कौन बढ़ा रहा है, क्योंकि CO2 तो वायुमंडल में ही है ना। तो गर्म भी कौन कर रहा है, क्योंकि हीट को किसने रोका है, CO2 ने रोका है। कौन सी हीट को रोका है सर, इसको रोका है जो पृथ्वी से निकल रही है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य, तभी तो एटमॉस्फेयर गर्म हुआ। आपको क्या सर ये तो बात है, ठीक है। अब इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो गया हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ध्यान रखना। सेकंड स्टेटमेंट की, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य ग्रीन गैस हाउस गैसें लंबी तरंग विकिरण जो पृथ्वी से निकल रही है, लॉन्ग, समझ गए, दीर्घ तरंग दैर्घ्य इसको बोलते हैं, या दीर्घ तरंगे इसको बोलते हैं, जो पृथ्वी से निकल रही है, को अच्छी तरह से अवशोषित करती हैं। इसका सोल्यूशन तो मिल गया। स्टेट नंबर फर्स्ट को कौन सत्यापित कर रहा है सही। आपको सर स्टेट नंबर सेकंड, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था डायग्राम बना के, ठीक है। अब दोनों अब आंसर देखते हैं। कथन 1 कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। क्या कथन 2 इसकी व्याख्या कर रहा है, इसको समझा रहा है आपको, हाँ सर ये होगा तभी तो ये होगा, क्योंकि भाई CO2 सिंपल सी बात है, इसने बोला था पृथ्वी पर पड़ने वाली विकिरण, भाई पृथ्वी से आने वाली विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है, ये देखिए अधिक गर्म है। और पृथ्वी से आने वाली विकिरण को कौन रोक रहा है, लंबी जो है, इसको तो पृथ्वी से आने वाली विकिरण को क्या बोलते हैं, आपको सर लंबी तरंग विकिरण बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कौन रोक रहा है, आपको सर CO2 रोक रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट इज राइट, ओके बात समझ। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 और 18 में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो लेटेस्ट है जो मैंने आपको बताया 2024 वाला। आइए, बोला हुआ है क्वेश्चन में कि आमतौर पर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घट जाता है, क्योंकि उसका रीज़न बताओ। मैंने आपको बताया था भाई, जैसे ही आप पृथ्वी से ऊपर की ओर जाओगे, हाइट बढ़ेगी, तो आपका जो टेम्परेचर वो क्या होगा, आपका ऑब्वियसली वो कम होगा। और मैंने आपको इसके रीज़न भी दिए हुए थे पिछली क्लास में, ठीक है, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ाया था, वायुमंडल संरचना मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। अब पढ़िए स्टेटमेंट, वायुमंडल को केवल पृथ्वी की सतह से ही ऊपर की ओर गर्म किया जा सकता है। दूसरा, ऊपरी वायुमंडल में अधिक नमी है। नमी मतलब क्या, जलवाष्प की बात कर रहा है, वाटर वेपर की बात कर रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था, हाइट बढ़ने पर जलवाष्प में क्या आएगी, आपको भी सर कमी आएगी। जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे तो जलवाष्प क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। लेकिन ये बात कर रहा है कि ऊपरी वायुमंडल में अधिक नमी है। नहीं भाई, सबसे ज़्यादा नमी तो नीचे होगी ना, बात समझ में आ गई। क्योंकि मैंने आपको बताया ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी तो जलवाष्प क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नमी कम हो जाएगी मतलब। तो दिस इज रॉन्ग भाई, दूसरा तो गलत हो गया, आपने बोला सही उत्तर चुने भाई, दूसरा गलत हो गया, ये दूसरा काट दिया हमने, ठीक है। थर्ड बोलते हैं, ऊपरी वायुमंडल में हवा का डेंसिटी कम होता है। यस, मैंने आपको क्या बताया था कल कि भाई डेंसिटी किस पे डिपेंड होती है, मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारी अर्थ है। और इनडायरेक्टली जो डेंसिटी है, जो ये डेंसिटी है यहाँ पे सरफेस के पास जो डेंसिटी है एयर की, ठीक है, वो क्या होती है, हाई होती है। लेकिन जैसे जैसे आप हाइट आपकी बढ़ती रहेगी तो एयर की जो डेंसिटी है, मतलब जो घनत्व है, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। ऊपरी वायुमंडल में हवा का घनत्व कम होता है, ये मैंने बताया। यस, थर्ड इज राइट। अब देखिए थर्ड राइट कहाँ पे है, ये तो ऑप्शन गलत हो गए थे। यस, थर्ड राइट। अब वन क्या बोल रहा है, वायुमंडल को केवल पृथ्वी की सतह से ही ऊपर की ओर गर्म किया जा सकता है। यस, दिस इज राइट। मैंने कैसे बताया, अभी बताया तो था आपको कि भाई जो अर्थ है अपने अंदर से जब वो निकालती है हीटेड, ठीक है, तो वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म हो रहा है ना, ठीक है। यस, दिस इज राइट। तो ऑप्शन सी इज राइट। आगे बात समझिए आप लोग को, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और थैंक यू मुझे सुनने के लिए और समझने के लिए। आप सभी को प्लीज़ चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।